नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वह मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है। आपने मेरे पहले पुराने शो में देखा होगा कि कैसे न्यूज़ क्लिक जैसे मीडिया संस्थान पर और उसके ऑफिस पर और उससे जुड़े कर्मचारियों के घर पर सुबह सुबह मंगलवार को एक साथ छापे पड़े थे। दिल्ली पुलिस के इस छापेमारी के विरोध में जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। जंतर मंतर पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के समाजसेवी, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ साथ पत्रकारों का एक बड़ा हुजूम शामिल हुआ। पत्रकारों ने अपनी चिंताएं जाहिर की कि जिस प्रकार से भारत सरकार की एजेंसियां पत्रकारों पर हमलावर हैं, अगर यही स्थिति रही तो पत्रकारों के लिए जनता के सरोकारों को उठा पाना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया किसी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। अगर लोकतंत्र ही नहीं बल्कि किसी भी शासन व्यवस्था में शासन का कोई भी माध्यम हो, अगर शासन, शासक और जनता के बीच संवाद करने वाली कड़ी पर अगर शासक वर्ग हमलावर होंगे तो जनता और शासक वर्ग के बीच संवाद टूट जाएगा। यही कारण है कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर कहा जाता है। यह फोर्थ पिलर पर जब से मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, हमला कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि पत्रकारों पर हमला कोई नई बात है, पत्रकारिता पर हमला कोई नई बात है। आप सब देख भी रहे होंगे कि जहां एक तरफ जनता के सवालों को रखने वाले, उठाने वाले पत्रकारों पर सरकार हमलावर है, सरकार की अन्य एजेंसियां पत्रकारों के घरों पर छापेमारी कर रही है, वहीं ऐसे भी मीडिया हाउसेस हैं जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, जो करोड़ों में खेल रहे हैं। आपने डेटा पढ़ा होगा कि भारत सरकार के नेता, भारत सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनालिटी के मेक ओवर में खरबों रुपए मीडिया हाउसेस को दिए गए। और जिन मीडिया हाउसेस को ये खरबों रुपए दिए गए वो कोई आम पत्रकार नहीं थे, ये जनता के सरोकारों को उठाने वाले पत्रकार नहीं हैं, बल्कि ये वो पत्रकार हैं जो सरकार की हर नीति के समर्थन में जी जान से जुट जाते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि जब किसान बिल पर विरोध हो रहा था तो जितने भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया घराने के पत्रकार थे, वो इसकी बजाय कि किसान बिल में आखिर ऐसी कौन सी खामी है जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दो बड़े स्टेट के पूरे किसानों के बीच में इस बिल के खिलाफ नाराज़गी है, यह पता करने के बजाय पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस के पत्रकार इस बात के लिए जी जान से जुट गए कि कैसे किसान बिल किसानों के हित में है। आश्चर्य की बात है कि किसान बिल, जिस किसान बिल को सरकार ने किसानों के हित में बताया, उस बिल के सार्वजनिक होते ही किसान संगठन सड़कों पर आ गए थे और उन्होंने एक साल तक कड़ाके की ठंड में, प्रचंड गर्मी में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें करीब 700 लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि ये मौत विरोध प्रदर्शनों के कारण देखा जाए तो ये वो किसान नौजवान थे जो ठंड से मर गए, जो लू से मर गए और जो अन्य मुसीबतों के कारण जिनकी जानें चली गईं। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये वो पत्रकार थे जिनकी मृत्यु आंदोलन वाली जगह पे ही, अर्थात कि उन जगहों पर हुई उनकी मौतें जहाँ पे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि किसान आंदोलन का यह जब आखिरी चरण में विरोध पहुँचा तो आपको यह भी ध्यान होगा कि कैसे लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन करते हुए गृह राज्य मंत्री, भाजपा के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर जीप चढ़ाकर, किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर निकल जाने का भी आरोप सामने आया, जिसका मामला
कोर्ट में लंबित है। बहरहाल यह तो बात हुई किसान बिल और अन्य बिलों की बात, जिसके कारण न्यूज़ क्लिक के पत्रकार मुख्यतः अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह इत्यादि से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में पूछताछ की गई। अभिसार शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता को बताया कि आखिर उनसे कैसे सवाल पूछे गए। उनसे जो सवाल पूछे गए वो ये थे कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो क्या आप वहाँ मौजूद थे? जब शाहीन बाग में CAA NRC का विरोध हो रहा था तो क्या आप वहाँ मौजूद थे? जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस का यह सवाल किसी भी पत्रकार से अगर पूछा जाएगा तो वह पत्रकार यही जवाब देगा कि मैं पत्रकार हूँ और मेरी जिम्मेवारी है कि जहाँ भी जनता अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन करने सड़क पर उतरेगी तो हम वहाँ जाएंगे, आंदोलनकारियों से बात करेंगे, उनके मुद्दों को रखेंगे और सरकार से संवाद के उद्देश्य से उसे छापेंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसी काम के लिए जो पत्रकारों का काम है, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नैतिक दायित्व है, उसका निर्वहन करने के नाम पर उन्हें दिल्ली पुलिस छापेमारी करके डरा रही है, धमका रही है। रवीश कुमार की रिपोर्टिंग अगर आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो कैसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पत्रकारों को डराने का खेल शुरू हो चुका है। आपने वायरल वीडियोस में यह भी देखा होगा कि जब ANI के रिपोर्टर ने परांजय गुहा ठाकुरदा, जो न्यूज़ क्लिक के मामले में उनके घर पे भी छापा पड़ा और वह भी अभियुक्त बनाए जा रहे हैं, उनसे जब ANI के पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना है, तो परांजय गुहा ठाकुरदा ने ANI का माइक पकड़कर कहा कि मोदी जी महान है, मोदी जी महान है। जाहिर सी बात है कि यह वीडियो वायरल हो गया है। सवाल यह है कि एक पत्रकार से किसी शासक की छवि के बारे में क्यों सवाल किया जाना चाहिए? क्योंकि पत्रकारों की मुख्य जिम्मेदारी ही यही है कि शासक चाहे कोई भी हो, उसके द्वारा लाई जा रही नीतियों में जो खामियां हैं, जो जनता की विरोधी तत्व हैं, जो जन विरोधी तत्व हैं, उसको बारीकी से अध्ययन कर सामने लाना और जो जनता के सवाल हैं उसको भी सामने लाना। हालांकि यह आश्चर्य की बात है कि अगर भारत सरकार के नुमाइंदों को लगता है कि उनके किसान बिल का विरोध पत्रकारों के कारण हुआ, अगर उनको लगता है कि CAA NRC बिल को पत्रकारों की रिपोर्टिंग की वजह से वापस लेना पड़ा, तो मुझे लगता है कि इन सरकार के नुमाइंदों को ठीक से लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। यह ताज्जुब की बात है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग चुनाव जीत कैसे जाते हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग कैसे राज्य के विधानसभाओं में और देश के संसद में पहुंच जाते हैं। बल्कि उन्हें तो खुद से यह सवाल करना चाहिए कि आखिर उस संसद में 5 साल बैठने के बाद वह कैसा बिल ड्राफ्ट करते हैं कि जिसके कारण या जिस वर्ग के लिए, जिस समुदाय के लिए वह बिल ड्राफ्ट करते हैं, वह पूरा समुदाय, पूरा वर्ग, पूरी जनता सड़क पर आ जाती है। यह सवाल खुद से करने के बजाय उन्होंने पत्रकारों को डराने का सोचा है। हालांकि अन्य मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि जहां पर पत्रकार कोई एक विपक्षी पार्टी का पैरोकार यानी समर्थक नहीं होता है, ऐसे में किसी भी पत्रकार को आरोपित करना कहां तक सही होगा कि आपने उक्त बिल का विरोध को रिपोर्ट किया। पत्रकारों का काम ही है रिपोर्टिंग करना, तो पत्रकार क्या करेंगे? पत्रकार रिपोर्टिंग ही तो करेंगे। राजदीप सरदेसाई ने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि अगर पत्रकारों से ये पूछा जाएगा कि आप वहाँ खबर चलाने गए थे, आपने उक्त जगह की खबरें चलाई, तो जाहिर सी बात है कि उसके बदले में सरकार भी अपनी खबर जारी कर सकती है। अगर सरकार के नुमाइंदों को लगता है, ज़रा सा भी लगता है कि उनके बिल के विरोध में पत्रकार लिख रहे हैं, तो भारत सरकार के पास, चाहे वह किसी भी
पार्टी की सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल केंद्र सरकार में हो, उनके पास तमाम तरीके होते हैं उन सवालों का खंडन करने के। वो चाहे तो खंडन कर सकते थे। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पर भारत सरकार खरबों रुपया लुटा रही है, उनके ही चैनल वाले चाहते तो यह प्रचार कर सकते थे और उन बिलों के गुणों को जनता के सामने गिनवा सकते थे, जनता को समझा सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से पेश आने के बजाय तानाशाही रवैया अपनाने का सोचा। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि जितने भी मीडिया के संवेदनशील लोग हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, कार्यकर्ता हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर भारत सरकार के एजेंसियों का हमला तेज होगा। इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जब न्यूज़ क्लिक संस्थान पर दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा, तब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान दिया था कि जिस चाइनीज़ फंडिंग के नाम पर और चाइनीज़ प्रोपेगेंडा के नाम पर न्यूज़ क्लिक पर छापा पड़ रहा है, दरअसल यह सवाल तो मोदी सरकार में मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि चीनी मुद्दे पर आपका रुख, आपका रवैया कहाँ है, कैसा है, कब वो उस पर बात होगी। आपको याद दिला दें कि जब चीन के मुद्दे पर अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा लगातार भारत की ज़मीन को कब्ज़ा किए जा रहे मुद्दे पर भारत सरकार के ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से पत्रकारों ने पूछा, या वो कहीं बोल रहे थे कि चीन पर भारत सरकार का क्या रवैया है, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए। ये एस जयशंकर के शब्द हैं, आप चाहें तो इसकी पुष्टि उनके पुराने बयानों से कर सकते हैं। खुद एस जयशंकर ने कहा था कि चीन हमसे बड़ी आर्थिक स्थिति वाला बड़ी क्या बोलेंगे बिग इकॉनमी है और भारत छोटी इकॉनमी है, तो यह कहीं से भी उचित नहीं है कि चीन जैसे बड़ी इकॉनमी के साथ हम युद्ध करें। ऐसी बातें उन्होंने कही थी जिसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया, जिसके विरोध में कड़ी प्रतिक्रिया भी विपक्ष की तरफ से आया था। बल्कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया था। लेकिन सवाल है कि जो मुद्दे भारत सरकार को संसद में उठाकर उसका जवाब दिया जाना चाहिए, वही सवाल अगर मीडिया के बंधु मित्र पूछते हैं तो उनके घरों पर पुलिस का छापा पड़ जाता है, पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है। कल इसी मुद्दे पर जब जंतर मंतर पर बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, तो वहाँ के बहुत सारे कर्मचारी और मीडिया से जुड़े हुए लोग जुड़े थे। वो बात कर रहे थे, यहाँ पे यह बताना ज़रूरी है कि वो क्या बात कर रहे थे। उन्होंने सारे पत्रकार चिंता जाहिर की कि जैसे कि किसी भी आदमी के लिए एक मुख्य उनका एक संसाधन होता है। आजकल के डिजिटल टेक्नोलॉजी के समय में, डिजिटलाइजेशन के दौर में, पत्रकारों के पास एकमात्र रास्ता है मोबाइल और लैपटॉप का। और जब भी कोई पत्रकार ईमानदारी से अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी निभाता है, तो जब पुलिस उस पर छापे मारती है तो सबसे पहले उनका मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप, सारी चीज़ें जब्त कर लेती है। सवाल है कि जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक संसाधन पर, जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है, अगर उस पर ही सरकार हमला करेगी तो क्या यह उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? और जो सरकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन, जिसका जिक्र भारत के संविधान में प्रमुखता से किया गया है, उसे कौन बचाएगा? जब सरकारें ही संविधान की धज्जियां उड़ाने लगेंगी तो उसका ठीकरा पत्रकारों के सर पे फोड़ना कहाँ तक सही है? एक पत्रकार तो यहाँ तक कह रहे थे कि मैंने पत्रकारिता लगभग 1 वर्ष पहले छोड़ दी थी। मेरा मोबाइल इसलिए जब्त कर लिया गया क्योंकि मैं न्यूज़ क्लिक के एक उक्त कर्मचारी के घर पर रात को सो रहा था।
हालांकि वो हंस रहे थे और दुखी भी थे। वो कह रहे थे कि देखो यार, हमारी बुद्धि मति मारी गई थी कि मैं 1 साल से दिल्ली से बाहर था और जिस रात को लौटा तो मेरा न्यूज़ क्लिक में काम करता हुआ बेचारा मित्र बोला कि अरे दिल्ली आ रहे हो तो हमारे पास ही आ जाना, हम लोग खाना पीना खाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन तभी तड़के सुबह में दिल्ली पुलिस का छापा पड़ गया और उनका भी मोबाइल जब्त हो गया। अन्य पत्रकारों ने मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कैप्चर में लिए जाने को जब्त करने पर ज़्यादा चिंता जाहिर की है। आपको ध्यान दिला दूं कि जब इमरजेंसी के दौर में भी पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, विपक्ष के नेताओं पर छापा पड़ता था या गिरफ्तारियां हुई थी, तो उस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, इतना प्रचलित नहीं था। उस वक्त सरकारों के खिलाफ कम से कम यह नहीं कहा जा सकता था कि सरकारें गलत आरोप में भी पत्रकारों को फंसा सकती है, क्योंकि तब पत्रकारिता कलम कागज़ के माध्यम से ही होता था। और जाहिर सी बात है, पुलिस के किसी भी अधिकारी के पास इतना वक्त तो नहीं होगा कि वो पत्रकार को फंसाने के लिए उनके बिहाफ में गलत रिपोर्टिंग लिख देंगे, उस उक्त पत्रकार के नाम पे छपवा देंगे और उन्हें फाइनली फंसा देंगे। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद से ऐसी चीज़ें आसान हो गई हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, मालवेयर आ चुके हैं जो आपसे बिना मोबाइल छीने हुए आपके मोबाइल में ऐसी चीज़ें भेजी जा सकती है जो जिससे आप खुद, आपको पता भी ना हो, बल्कि असहमति हो, या हो सकता है कि आपने इस जन्म में उन चीज़ों की कल्पना भी नहीं की हो। अगर आपको ध्यान होगा तो संसद में ही पेगासस जासूसी नाम का डिबेट उठा था, विमर्श हुआ था, विवाद हुआ था, जिसमें राहुल गांधी तक ने बयान देकर कहा था कि उनके फ़ोन तक को टैप किया जा रहा है और भारत सरकार को उन्होंने इस टैपिंग के पीछे कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने कहा था कि फिर भी मेरा फ़ोन चाहे कितना भी टैप हो जाए, मैं अपनी बात को कहने से नहीं डरूंगा। बात सिर्फ राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की नहीं हो। फ़ोन टैपिंग कोई आज की बात नहीं है। फ़ोन टैपिंग के अलग अलग तरीके आपने फिल्मों में भी देखा होगा और आपने वास्तविक जीवन में भी सुना होगा। आपने सनसनीखेज खुलासे पढ़े होंगे। आपको यह भी याद होगा कि जब पेगासस जैसे मालवेयर सॉफ्टवेयर नहीं आए थे, तब स्टिंग ऑपरेशन हुआ करते थे और स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहा जाता था और उन्हें बड़े ही एडवेंचरस पत्रकार माना जाता था जो जान पर खेल कर ये काम करते थे। ऐसा ही नीरा राडिया टेप केस तो आपने सुना ही होगा। हालांकि मैं इसका जिक्र विस्तार से नहीं करूंगा, नहीं तो बात कहीं और जा सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे ही सरकार की एजेंसियां पत्रकारों से उनके मोबाइल और लैपटॉप को जब्त करती हैं, तो इन पत्रकारों के मन में एक डर बैठ गया है कि इसकी क्या गारंटी है कि जो बातें उनके कल तक मोबाइल में नहीं पहुंची थी, उन्हें व्हाट्सएप नहीं किया गया था, उनके ईमेल में नहीं थी, अगर उन बातों को ज़बरदस्ती कहीं से भेज दिया जाए और उस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, फंसा दिया जाए, यह बात कितना सही है, कितना गलत, ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करने वाले लोग भली भांति समझते हैं। लेकिन पुराने आए हुए रिपोर्टों के मुताबिक यह असंभव है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि जिन पत्रकारों से अगर सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के आला अधिकारियों को कोई आपत्ति थी, तो भारत देश में ऐसे तमाम नागरिक कानून ही पर्याप्त हैं जिसके अंतर्गत इन पत्रकारों को थाने में बुलाया जा सकता था, उनसे पूछताछ की जा सकती थी। इसके लिए तड़के सुबह बड़े बड़े जवानों को लाकर उनके अपार्टमेंट में घुसकर खौफनाक तरीके से छापेमारी की ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्हें छापेमारी भी करनी थी तो वो वारंट के साथ करते, जैसा कि पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें कोई भी पहले से सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि न्यूज़ क्लिक पर यह छापा पहली बार नहीं पड़ा है।
करीब 1 साल पहले यही छापा उनके ऑफिस पर पड़ा था, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा बताया जा रहा था। लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर न्यूज़ क्लिक के फाउंडिंग एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली और अपना कार्य करते रहे, तब हो सकता है ऐसा पत्रकारों का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो पत्रकार आपस में बात कर रहे थे या जो उन्होंने संबोधित किया या बोल रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकारों के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था जिससे पत्रकारों को अंतिम रूप से डराया धमकाया जा सके, उन्हें काम करने से रोका जा सके। वह यही था कि उन्हें ऐसे मामले में फंसाना होगा या ऐसे मामले को उन पर लादना होगा जिस पर सबसे पहले गिरफ्तारी होगी और उसे सुप्रीम कोर्ट तक सीधे सीधे नहीं लिया जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूएपीए कानून, जिसके अंतर्गत इन पत्रकारों पर छापेमारी की गई या न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पर छापेमारी हुई। यूएपीए हम सभी जानते हैं कि जब यह कांग्रेस के ज़माने में यूएपीए जैसा काला कानून बन रहा था, तभी देश के बुद्धिजीवी इस कानून का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत सरकार के संविधान में कानूनों की कमी नहीं है और उसी प्रकार से नागरिकों को भी डिसिप्लिन करने के लिए नागरिक कानूनों की कमी नहीं है। ऐसे में जब भारत के नागरिकों के लिए पर्याप्त कानून सीआरपीसी आईपीसी है और भारत के खिलाफ काम कर रहे या आतंकवादियों से निपटने के लिए तमाम तरीके के फोर्सेस उनके पास है, तो फिर यूएपीए जैसे खतरनाक कानून को लाने की क्या ज़रूरत है। उसका असर दिख रहा है। यूएपीए कानून को जब कांग्रेस लेकर आई थी, तब भी बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। यूएपीए के उसी कानून का दुरुपयोग, भयानक दुरुपयोग आज भाजपा सरकार द्वारा पत्रकारों के ऊपर किया जा रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि वो पत्रकार हैं जिनको यूएपीए के अंतर्गत लाए जाने की कोशिश हो रही है, जो लुटियंस में रात दिन बैठते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते हैं। लुटियंस का मतलब जो प्रधानमंत्री के आवास के महज 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में ही उठते बैठते हैं, जो कहेंगे तो आप दिल्ली के प्राइम लोकेशन, भारत की राजधानी में उठते बैठते हैं, जिनका सीधा उठना बैठना भारत सरकार के मंत्रियों, आला अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दिन रात होता है। ये वो पत्रकार हैं जो अगर कोई खबर चलाते हैं तो उसको खबर चलाने के पहले सीधे सीधे उस विभाग के मंत्रियों से बातचीत करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं और तब उसके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं। जब ऐसे पत्रकारों के ऊपर यूएपीए जैसा भयानक आतंकवादी निरोधी कानून लादा जा रहा है, इसके कोई और मायने नहीं हो सकते हैं सिवाय इसके कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि पत्रकार भारत सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करें, और वह भी ऐसी नीतियों की जिन नीतियों के कारण पूरे भारत में डर का माहौल बढ़ा है। किसान बिल के बाद किसानों के मन में एक डर का माहौल था। सीएए एनआरसी बिल के बाद मुसलमानों और पूरे भारत के लोगों के मन में डर बढ़ा था। हालांकि किसान बिल को वापस लेते हुए मोदी जी ने कहा था कि शायद उनकी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। संभव है कि यह कहीं तपस्या में कमी का इशारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग की तरफ तो नहीं है। कहीं मोदी जी यह तो नहीं कहना चाह रहे थे कि उनसे भूल हुई, उन्हें पहले ही इन पत्रकारों, इन जनता के पत्रकारों पर एजेंसियां भेज देनी चाहिए थी। कहीं इसी तपस्या में कमी की बात इशारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो नहीं कही थी। सवाल और भी होंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के समय में जब भारत सरकार के नुमाइंदे हर तंत्र में हावी हैं और आलोचना को ज़रा सा भी जगह नहीं दी जा रही है, ऐसे में पत्रकार ही
असली विपक्ष के रूप में जनता के सामने आते हैं। विपक्षी नेताओं की हालत तो आप देख ही रहे हैं। जहां आधे विपक्षी नेताओं को मुद्दे की समझ ही नहीं है, वहीं आधे विपक्षी नेता चाहकर भी सत्ता पक्ष के खिलाफ उस बुलंदी के साथ नहीं बोल पाते हैं जिस बुलंदी के साथ या जितने मार्जिन से जनता ने वोट देकर उन्हें संसद में भेजा था। और जो भी सांसद संसद में सफलतापूर्वक मोदी की जन विरोधी नीतियों को धज्जियां उड़ा रहे थे, उन सांसदों को निलंबन करने में लोकसभा के अध्यक्ष 1 मिनट भी नहीं लगा रहे हैं। जहां तक सदन की कार्यवाही के स्तर का मामला है, तो आप सब ने चंद दिनों पहले ही देखा था कि लोकसभा में अब चंद्रयान जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बातचीत शुरू होती है तो मामला मुसलमानों के गाली गलौज पर जाकर ठहरती है। और मामला गाली गलौज पर ही जाकर नहीं ठहरती, बल्कि जो सांसद मुसलमानों को संसद में गाली देते हैं उन्हें भाजपा सरकार अपने पार्टी में प्रमोशन देती है। पत्रकारों ने इन्हीं सवालों को बेबाकी से, निडरता से सरकार के सामने रखा, आर्टिकल लिखे, एंकरिंग किया और उनसे सवाल पूछे। जाहिर सी बात है, किसी भी शासक को, किसी भी सत्ता को सवालों से डर लगता है। भाजपा सरकार ऐसे ही शासनों में से एक शासन चला रही है। ऐसे में यह लाजमी है कि वह न्यूज़ क्लिक जैसे संस्थानों की पत्रकारिता से डरे। वैसे सिर्फ न्यूज़ क्लिक पर ही छापेमारी नहीं हुई है, पहले द वायर जैसे संस्थान पर भी छापेमारी हुई थी। बल्कि ऐसा कोई भी मीडिया का माध्यम, ऐसा कोई भी जन माध्यम जिसके माध्यम से सरकारों के खिलाफ जनता के सवाल सामने लाए जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। किसान आंदोलन के दरमियान ऐसे न जाने कितने पत्रकार थे, इंडिपेंडेंट पत्रकार थे, जिन पर दिल्ली पुलिस जिन्हें गिरफ्तार करके ले गई और बहुत विरोध के बाद उन्हें छोड़ा। श्याम मीरा सिंह आपको तो याद ही होंगे, मनदीप पूनिया जैसे पत्रकार भी आपको याद होंगे। किसान मुद्दों पर जब श्याम मीरा सिंह और मनदीप पूनिया जैसे स्वतंत्र पत्रकारों ने बेबाकी से पत्रकारिता की और किसानों के मुद्दों को निडरता से जनता के सामने रखा, तो उनके भी मोबाइल फ़ोन उनसे जब्त कर लिए गए थे और बहुत विरोध के बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लौटाए गए थे। हालांकि इन पत्रकारों पर आज भी सरकारी एजेंसियों की नज़रें हैं और वो कड़ी निगरानी में काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारों ने कल के विरोध में और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुए प्रेस क्लब के माध्यम से सीधा कहा कि पत्रकार न इमरजेंसी में डरे थे। इंदिरा गांधी जैसी महाशक्तिशाली प्रधानमंत्री से जब पत्रकार नहीं डरे, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के शासनकाल में तो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, जो सरकार सीधे हर मुद्दे पर सवालों के कटघरे में है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने आसपास के पत्रकारों पर नज़र रखिए और देखिए, उनसे जुड़िए और कभी भी पत्रकारिता पे या स्वतंत्र पत्रकारों पर या जनता के सवालों को रखने वाले मीडिया संस्थानों पर सरकारी एजेंसियों का हमला हो तो आप उनके संघर्ष में शामिल रहें, आप उनके विरोध प्रदर्शन में जाएं और सरकार को संकेत दें कि भारत का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और आग्रह करता हूं कि अगर आपको मेरा शो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।